हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 2 ऑफ टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था? फोसाइल फ्यूल मतलब जो भी हमारा कोल था, कोल को बर्न किया था, कोल को बर्न करके हीट जनरेट की थी और उस हीट से पानी को गर्म किया था, पानी को स्टीम के अंदर कन्वर्ट किया था और ये हाईली प्रेशराइज हाई टेम्परेचर वाली स्टीम हमने टरबाइन पे डाली थी। टरबाइन पे ब्लेड्स होते हैं, टरबाइन पे जब आप स्टीम डालोगे तो ब्लेड घूमने लगेंगे और जैसे ही ब्लेड घूमेंगे उससे कनेक्टेड मैग्नेट घूमेगा। मैग्नेट होगा कॉइल के प्रेजेंस में या कॉइल के इंडक्शन में या कॉइल के नजदीक रखा हुआ होगा। तो मैग्नेट घूमेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट, उससे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और जो स्टीम थी वो फिर से कंडेंस की जाएगी और उसका पानी में कन्वर्जन करके फिर से उसको बॉयलर में भेजा जाएगा। अब अगर सपोज फोसाइल फ्यूल मतलब जो भी कोल है हमारा, कोल सोर्सेस आर लिमिटेड, ओके, जो कोयला है जमीन में वो लिमिटेड है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। तो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक हिडन एनर्जी होती है जो प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है। उस एनर्जी का क्या हम यूज कर सकते हैं क्या? किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ने से पहले न्यूक्लियर एनर्जी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली होती क्या है इसको डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले हम चढ़ते हैं न्यूक्लियर फिशन की तरफ। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक प्रोसेस से जनरेट की जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब ब्रेकिंग, ओके, तोड़ना, फोड़ना। न्यूक्लियस को फोड़कर कुछ एनर्जी जनरेट की जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो अब न्यूक्लियर फिशन कैसे होता है देख लो, आराम से समझो। देयर आर, क्या होता है? देयर आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव जीरो चार्ज। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन, उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन, जब न्यूक्लियर फिशन होता है, द न्यूक्लियस अंडरगो फिशन। फिशन मतलब ब्रेकिंग, फिशन मतलब ब्रेकिंग। तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। आइदर ड्यू टू नेचुरल रेडिएशन, नेचुरल रेडिएशन की वजह से ब्रेक होता है, मतलब उस पर कुछ एनर्जी गिरी और वो ब्रेक हो गया, या फिर और ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ अदर न्यूट्रॉन ऑन इट। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस पे अगर हम न्यूट्रॉन मारेंगे, न्यूट्रॉन पार्टिकल मारेंगे, तो न्यूट्रॉन पार्टिकल के उसके बम्बार्डमेंट से, बम्बार्डमेंट मतलब आदरने, अपटने, ये न्यूट्रॉन आप इसको हिट करोगे न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस ब्रेक कब होगा? इसका फिशन कब होगा? एक तो नेचुरली रेडिएशन से होता है, रेडिएशन मतलब एनर्जी मिलने के बाद न्यूक्लियस को, या फिर जब हम न्यूट्रॉन मारेंगे उस पे, न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे, इसको आर्टिफिशियल फिशन बोलते हैं। और जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो उस वजह से भी उसका फिशन हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? फिशन होगा तो क्या होगा? द फिशन लिबरेट्स एनर्जी नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। तो जब भी आप किसी भी न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन डालोगे तो न्यूक्लियस ब्रेक होगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे जनरेट की जाती है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है देख लो, आराम आराम से समझो क्या बोल रहा है। When यूरेनियम 235, इसका मास नंबर होता है, 235 इज द मास नंबर ऑफ यूरेनियम। ओके, तो जब आप यूरेनियम 235 पे इस बम्बार्डेड, उस पे उसको आप डालोगे, फेंक के मारोगे, या उस पे अदरतील, बम्बार्डमेंट मतलब उस पे अदरना, कोलाइड होना, बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोटोप यूरेनियम 236। एक
न्यूट्रॉन डालोगे तो 235 का क्या हो जाएगा 236। तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये भी यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 92 है, लेकिन इसका मास नंबर 236 है, सॉरी 235 है, इसका 236 है। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। तो जब भी आप क्या करोगे, कोई एक न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को एक मास होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन को एक मास होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और एक मास होता है उस पे। तो न्यूट्रॉन अगर आप यूरेनियम पे बम्बार्ड करोगे, सपोज दिस इज द यूरेनियम, ओके, यूरेनियम पे बम्बार्ड करोगे तो इसका आइसोटोप्स बन जाएगा। और आइसोटोप्स कैसे बनेगा देख लो, न्यूट्रॉन यहां पे लिख दूंगा मैं, न्यूट्रॉन कैसे 0n1, तो 235 प्लस 1 क्या हो गया 236, क्या हो गया 236। तो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना यूरेनियम का। यूरेनियम 92 235 पे अगर आप न्यूट्रॉन बम्बार्ड करोगे, ये न्यूट्रॉन जाके इस पे बम्बार्ड होगा, तो बम्बार्ड होने के बाद यूरेनियम 92 235 का क्या होगा, यूरेनियम 92 236 हो गया। अब ये जो 236 वाला है ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसे होता है, रेडियो एक्टिव। चलो यहां तक हो गया। फिर अब बीइंग हाईली अनस्टेबल, बीइंग मतलब असल्यामुळे होने के वजह से, बीइंग ह्यूमन आदमी होने की वजह से, वैसा बीइंग हाईली अनस्टेबल होने की वजह से यूरेनियम 236, यूरेनियम 235 मतलब यूरेनियम 235 तो स्टेबल है, लेकिन यूरेनियम 236 स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है, वो ब्रेक हो जाएगा इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ओके, तो यूरेनियम ब्रेक हो जाएगा किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। सो दिस इज बेरियम एंड दिस इज क्रिप्टॉन। तो बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 56 है, मास नंबर 141 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, मास नंबर 92 है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, जैसे कि देख लो 92 प्लस 0 92, 235 प्लस 1 236। अब ये यूरेनियम के दो प्रोडक्ट मिले, ये 56 और ये 36, तो क्या होगा देखो 92 से क्या क्या मिला, 56 और 36, चेक करेंगे। तो 56 प्लस 36 कितने होंगे, 6 और 6 12 के 2 अच्छा 1, 3 और 1 4 5 और 4 9, मतलब 92, मतलब ये प्रोटॉन बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। अब ये 236 भी बैलेंस होना चाहिए, 236। अब ये कितना है 141 प्लस ये कितना है 92, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 9 10 13 के 3 अच्छा 1, 233 है। तो इधर 233 मास नंबर आ रहा है, इधर कितना है 236। तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन बाहर जाएंगे। कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। तो देख लो ये न्यूट्रॉन 0n1 0n1 0n1, ठीक है। अब देख लो 141 प्लस 92 कितना आएगा 233, 234 235 236, हेंस द रिएक्शन इज बैलेंस। रिएक्शन क्या होगी, अब बैलेंस होगी, क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। तो बीइंग हाईली अनस्टेबल यूरेनियम 236 ब्रेक होगा इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, किसके अंदर, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। बिकॉज देख लो यूरेनियम 92 235 एक स्टेबल न्यूक्लियस था, इस पे हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन के साथ उसका कोलिजन किया। जैसे ही न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम 92 235 का कोलिजन करोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 92 236 में, 235 और 1 236। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है भाई, ये स्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये ब्रेक हो जाएगा, इसका फिशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस फूटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फूट जाएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो बेरियम है 56 141, क्रिप्टॉन है 36 92। तो ये 92 56 और 36 92 बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये 236 141 और 92 आ रहे हैं 233, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 न्यूट्रॉन, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें से क्या होती है, ये प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी, कितनी एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी बाहर निकल जाती है। अब आप बोलोगे सर हम एनर्जी तो जूल में मेजर करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कैसा होता है। हमेशा याद रखना मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करो। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को अगर जूल में करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करो। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट विल गिव यू द एनर्जी इन जूल, ठीक है। तो हुआ क्या, यूरेनियम 92 235 पे जब हमने न्यूट्रॉन डाला, यूरेनियम 92 235 स्टेबल था,
उसका कन्वर्जन हुआ यूरेनियम 92 236 में, जो कि हाईली अनस्टेबल है। वो ब्रेक हो गया किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम है 3692, सॉरी क्रिप्टॉन है 3692, बेरियम है 56141। तो ये 36 प्लस 56 दैट गिव्स 92 एंड 92 प्लस 141 गिव्स 233। लेकिन और 3 चाहिए, इसलिए 3 न्यूट्रॉन हमने रिलीज किए। तो ये फिशन में हुआ क्या, एक बेरियम, एक क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई जो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट थी। ठीक है, तो बीइंग हाईली अनस्टेबल यूरेनियम 236 ब्रेक इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन थ्रू फिशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, फिशन। फिशन मतलब ब्रेक होना, ब्रेक हो जाना, फिशन प्रोसेस, फूट जाना, उसको बोलते हैं फिशन। एंड आल्सो 3 न्यूट्रॉन्स एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। तो फिशन कैसे हो रहा है देख लो। हमारे पास यूरेनियम 92 235 का न्यूक्लियस है जो कि स्टेबल है। उस पे हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन के साथ उसका कोलिजन किया, तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस मिला यूरेनियम 92 236। अब ये जो है हाईली अनस्टेबल है, जल्दी से ब्रेक हो गया क्रिप्टॉन और बेरियम में, और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले, और इसके साथ साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी जनरेट हुई। अब क्या होगा, ये जो 3 न्यूट्रॉन मिले हमें, ये 3 न्यूट्रॉन मिले, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से कोलाइड होंगे, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से कोलाइड होंगे किसके साथ, 3 नए यूरेनियम के साथ, 3 नए यूरेनियम के साथ, यूरेनियम 235 के साथ, यूरेनियम 235 के साथ। अब ये यूरेनियम 235 का क्या हो जाएगा, फिर यूरेनियम 236, क्या हो जाएगा, यूरेनियम 236। ओके, तो ये था यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235, ये यूरेनियम 235। अब इस पे न्यूट्रॉन जाके बम्बार्ड हुआ, तो ये होगा यूरेनियम 236, यूरेनियम 236। अब सबको पता है यूरेनियम 236 इज हाईली अनस्टेबल। अब ये जो यूरेनियम 236 है, ये फिर से क्या करेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन देगा। क्या देगा, बेरियम और क्रिप्टॉन देगा। क्या देगा, बेरियम और क्रिप्टॉन देगा। ठीक है, अब बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ क्या होगा, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और हर फिशन में क्या होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होते जाएगी। अब ये क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, एक कोलिजन से 3 कोलिजन डेवलप हुए, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 27 तक, ऐसी चेन रिएक्शन डेवलप होती जाएगी। और हर एक फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। मतलब इमेजिन करो कितने जल्दी 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 वो चेन रिएक्शन होते जाएगी, एक्सपांड होते जाएगा, और उससे आपको एनर्जी मिलते जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी ज्यादा थर्मल एनर्जी आपकी जनरेट होगी, और यही थर्मल एनर्जी के मदद से हम पानी को गर्म करेंगे, पानी का स्टीम करेंगे, वही स्टीम फिर से टरबाइन पे डालेंगे, टरबाइन घूमेगा, मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू फैराडेज प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, दैट्स इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी बाहर निकली। अब these 3 न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड विद अनदर 3 यूरेनियम 92 235। तो ये तीनों न्यूट्रॉन हमने किस पे डाले, यूरेनियम 92 200, ये न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन था, इसको डाला 235 235 235 पे। फिर एंड दे रिलीज 9 न्यूट्रॉन। अब इन्होंने, ये तीनों ने कितने, 9, इसने 3, इसने 3, इसने 3, तो एक न्यूट्रॉन से 3, 3 से 9, 9 से 27, ऐसे कोलिजन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, विथ लार्ज एनर्जी। हर एक फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, इन दिस वे चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस, चेन रिएक्शन होती जाएगी, चेन रिएक्शन होती जाएगी, इन विच फिशन ऑफ यूरेनियम टेक्स प्लेस, जिसमें क्या होगा, यूरेनियम का फिशन होते जाएगा, 235 236 में हुआ, फिर उससे मिला बेरियम एंड क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन बाहर, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फिर 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, फिर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, हर फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो इन दिस वे कंट्रोल्ड फिशन, अब इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये बहुत कम टाइम में इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा कि यही प्रिंसिपल हम एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज करते हैं। एटम बॉम्ब मतलब होता क्या है, एकदम स्फोट। अगर ये अनकंट्रोलेबल होगा तो ये एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, बहुत कम टाइम में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और ये एक्सप्लोजन होगा, स्फोट होगा। ठीक है ना, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन, ओके, फिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट टू
जनरेट थर्मल एनर्जी। तो ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट क्या हुई, थर्मल एनर्जी हुई। अब इस एनर्जी का यूज करके हम पानी को गर्म करेंगे, उसका स्टीम होगा, स्टीम जाएगा टरबाइन पे, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से कनेक्टेड होता है मैग्नेट, मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अनुसार मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यही प्रिंसिपल यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एडवांटेज क्या क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है। कैसे होता है, पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। बिकॉज यहां पर कोई कोल बर्न करने का, फोसाइल फ्यूल बर्न करने का नहीं। हमने देखा जब हमने कोल बर्न किया तो कोल बर्न के लिए हमने एक सेपरेट टावर बिठाया था जिसको हमने चिमनी बोला था, जिसमें से क्या हो रहा था, सूट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे अलग अलग तरह के हार्मफुल और जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं ऐसे गैसेस रिलीज हो रहे थे। लेकिन यहां पर वैसे कुछ है क्या, नहीं। तो फोसाइल फ्यूल्स लाइक कोल इज नॉट यूज्ड, हेंस नो एयर पोल्यूशन। तो यहां पर कोल वगैरह कुछ बर्न कर रहे हैं क्या हम, नहीं। तो यहां पर एयर पोल्यूशन जनरेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां पर एयर पोल्यूशन नहीं होगा, ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा, इफ सफिशियंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल, अगर आपके पास सफिशियंट यूरेनियम 92-235 है, देन इट विल बी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। वह अच्छा है बिकॉज पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई टेंशन है क्या, बर्निंग का टेंशन नहीं है, चिमनी फिमनी बिठाने का टेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रॉन बम्बार्ड करो, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो ये दो इसके एडवांटेज है। अब एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या क्या है इसके देख लो, हो क्या सकता है देख लो, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम, ड्यूरिंग फिशन हार्मफुल रेडिएशंस आर इमिटेड। अब ये फिशन के दौरान जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, ये रेडियो एक्टिव है ना, तो इसमें से जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय कार्सिनोजेनिक, दे आर कैंसर प्रोड्यूसिंग, दे आर कैंसर प्रोड्यूसिंग। अगर ये रेडिएशन हमारे हाथ पे गिर गए या ह्यूमन बॉडी पे गिर गए तो वो उससे कैंसर हो सकता है। आप देखते हो जो वर्कर होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। ठीक है ना, उनको अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका हार्मफुल है, ये इसका प्रॉब्लम है कि भाई इसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं वो अगर ह्यूमन बॉडी पे गिरे तो उससे कैंसर हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है। उसके बाद देख लो जो न्यूक्लियर वेस्ट है, ओके, इससे जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा न्यूक्लियर वेस्ट होगा, ये डिस्पोज करना, सेफ डिस्पोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिस्पोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको हम आसानी से डिस्पोज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कुजता नहीं है। समझ रहे हो, इसको डिस्पोज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट है ये भी डेंजरस होगा, हार्मफुल होगा। अगर इसको हमने इसमें मतलब समंदर में छोड़ दिया तो उसका पानी पोल्यूट हो सकता है, उससे बीमारियां फैल सकती है, या फिर किसी लेक में डाल दिया, तालाब में छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं कर सकते हम। इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बचता है, वो भी डेंजरस है, पॉइजनस है। तो उसको भी हमें सेफली डिस्पोज करना पड़ेगा, उसको सेफली डिस्पोज करना पड़ेगा। तो उसके डिस्पोज से भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वेरी फेटल एक्सीडेंट कैन हैपन इन पावर प्लांट। तो ये जो है अनकंट्रोल्ड अगर हो गया, कंट्रोल करना इसको बहुत मुश्किल है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा मेरे हिसाब से, कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर इसको हमने कंट्रोल करना सीख लिया तो इससे अच्छा एनर्जी सोर्स दूसरा कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मटेरियल से हम बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बहुत तरह तरह के एक्सीडेंट इसमें हो जाते हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लो, बहुत बुरे डेंजरस इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। बिकॉज इसे ये अगर अनकंट्रोलेबल हो गया तो वहां पर पूरा स्फोट ही हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा और सारा ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये जो एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब इस एनर्जी का यूज कैसे होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज नोन एज पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। अभी जो हमने सीखा वो क्या था कि न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी कैसे जनरेट होती है। अब ये जो जनरेटेड एनर्जी है इसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। इस न्यूक्लियर एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, या इसके मदद से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी तो ऐसे पावर प्लांट को बोलेंगे पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी पे बेस्ड है उसको वो पावर प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्यूल्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम, इसके मदद से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी दी जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर को फॉर न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन होगा यहाँ पर। न्यूक्लियर फिशन होने के बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी दी जाएगी बॉयलर को। बॉयलर में क्या होगा, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, पानी गर्म होगा। ये फ्यूल हमने दिया न्यूक्लियर रिएक्टर को। न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन प्रोसेस हुई।
फिशन प्रोसेस में एनर्जी जनरेट हुई जो कि न्यूक्लियर एनर्जी थी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी से पानी गर्म किया गया बॉयलर का, और पानी गर्म करके थर्मल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया गया, और पानी से जनरेट हुआ स्टीम। तो स्टीम क्या होगी, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की होगी। ये स्टीम डाली जाएगी जनरेटर पर। जनरेटर में क्या होगा, टरबाइन। क्या होगा, टरबाइन। टरबाइन के होंगे ब्लेड्स। तो ये जो हाई प्रेशराइज टेम्परेचर और प्रेशर पे की जो स्टीम है जनरेटर के ब्लेड्स पे गिरेगी, जनरेटर घूमने लगेगा, मतलब टरबाइन घूमने लगेगा। टरबाइन कनेक्टेड होता है मैग्नेट से, और जैसे ही मैग्नेट घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट फैराडे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड। तो इस तरह से इस पावर प्लांट में ये सारी चीजें होती है। अब ये जो स्टीम यहां पर हुई, ये सबको पता है, ये जो स्टीम जिसने टरबाइन को घुमा दिया है, ये स्टीम फिर से हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस को देंगे, एक सिस्टम को देंगे फॉर स्टीम कन्वर्जन बैक टू द वाटर। यहां पर क्या होगा, स्टीम से फिर से पानी बनाया जाएगा, इसको बोलेंगे कंडेंसर, और इस पानी को फिर से कहां पर डाला जाएगा, बॉयलर में भेजा जाएगा फिर से गर्म करने के लिए। तो ये पानी को हम बार बार रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्कीमेटिक में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो के एंडिंग में। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। समझ में आया, हमने क्या किया, फ्यूल दिया, यूरेनियम, या यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हो। ये फ्यूल भरा हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में, यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो रही है। ये एनर्जी से बॉयलर में का पानी गर्म किया जाएगा, बड़े बड़े कंटेनर में का पानी गर्म किया जाएगा, और पानी में थर्मल एनर्जी जनरेट की जाएगी। पानी को हाई प्रेशराइज स्टीम पे जनरेट किया जाएगा, हाईली टेम्परेचर्ड हाईली प्रेशर्ड स्टीम को पे जनरेट किया जाएगा। अब ये स्टीम क्या की जाती है, टरबाइन के ब्लेड्स पे डाली जाती है जो जनरेटर में होता है। इससे टरबाइन घूमने लगेगा, टरबाइन कनेक्टेड होता है मैग्नेट से, मैग्नेट घूमने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल गिवन बाय फैराडे, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड। ठीक है, तो देखिए लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे, क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिलीज बाय फिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो फ्यूल हमने दिया था यहां पर फिशन हुआ, कैसे होती है हमने देखा अभी। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, हमने यूरेनियम का देखा, प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हो। एटम इज यूज्ड टू जनरेट स्टीम। जो हर फिशन के पीछे 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उसके मदद से हम पानी गर्म करेंगे, और पानी गर्म करके स्टीम जनरेट करेंगे जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होगी, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। विच इज यूज टू रोटेट टरबाइन। अब ये स्टीम किस पे डाली जाएगी, जनरेटर पे, जिसमें क्या होगा, टरबाइन, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन के ब्लेड पे डाले, ब्लेड घूमने लगेंगे, वो कनेक्टेड है मैग्नेट से, मैग्नेट घूमने लगेगा, जैसे ही मैग्नेट घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, एनर्जी ऑफ एटम्स, इसके जो एटम में एनर्जी है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, वो न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया गया थर्मल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया गया पानी से गर्म करके थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी से बनाई गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम से फिर आया गया टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट जनरेटेड हियर, द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैसे कन्वर्ट हुआ देख लो, पहले हमारे पास क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी था फ्यूल में, किसमें, यूरेनियम या प्लूटोनियम में। उस एनर्जी से बनाई गई थर्मल एनर्जी, पानी को गर्म किया गया। थर्मल एनर्जी से जनरेट की गई स्टीम, स्टीम में क्या आई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम के मदद से घुमाया गया टरबाइन, तो काइनेटिक एनर्जी जो स्टीम की थी वो चली गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड फाइनली टरबाइन घुमा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अनुसार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उससे क्या जनरेट होना होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, 2-3 मार्क के लिए आ सकता है, एंड दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। वेरी सिंपल, हमने क्या किया, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल भरा, कौन सा, यूरेनियम या प्लूटोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनको ब्रेक किया न्यूक्लियर फिशन करके, उनसे एनर्जी जनरेट हुई, उससे पानी गर्म किया गया, पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया गया। स्टीम मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है, यही स्टीम को जनरेटर पे डाला गया। जनरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टरबाइन प्लस मैग्नेट एंड कॉइल। तो टरबाइन के ब्लेड घूमे, उससे कनेक्टेड है मैग्नेट, मैग्नेट घुमा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अनुसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अनुसार गिवन बाय फैराडे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बिगर एडवांटेज क्या है कि ये पॉल्यूशन फ्री है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फेटल एक्सीडेंट, डेंजरस एक्सीडेंट भी इससे हो सकते हैं।
स्केमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट समझते हैं। इसमें देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, एकदम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, जिसमें कंट्रोल पॉड्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, न्यूक्लियर एनर्जी अगर कंट्रोल करने आएगी तभी इसका यूज़ होगा, नहीं तो एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर कंट्रोल पैड्स है। उसके एक्सट्रीम राइट साइड में आपको दिखेगा बॉयलर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो न्यूक्लियर एनर्जी होगी वो बॉयलर को दी जाएगी, जिसमें पानी गर्म किया जाएगा और पानी से हाई प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर पे स्टीम जनरेट की जाएगी। ये स्टीम जो होगी बड़े बड़े पाइप के थ्रू, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, टरबाइन में पास की जाएगी। टरबाइन उस स्टीम के वजह से घूमेगा। टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर से। जनरेटर में मैग्नेट और कॉइल होता है, मैग्नेट घूमने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब टरबाइन जो स्टीम यूज़ कर रहा है वो स्टीम को देखिए, आराम से देखिए, वो स्टीम पास की जा रही है, वार्म वाटर दिखाई दे रहा है, वो स्टीम पास की जा रही है कूलिंग टावर को, मतलब कंडेंसर को। तो कंडेंसर में वो स्टीम कूल की जाएगी, फिर से उसको वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर से उसको बॉयलर में पंप द्वारा वापस भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये स्केमेटिक, इस पे कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आराम से स्केमेटिक समझ लेना। न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें कंट्रोल पॉड्स है जो रिएक्टर को कंट्रोल करेंगे। पंप मतलब जो पानी को इधर उधर भेजने के यूज़ के लिए होते हैं। बॉयलर, ऊपर बॉयलर दिखाई दे रहा है, इसमें पानी गर्म किया जाता है। बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो गई है वो टरबाइन को भेजी जा रही है, जिससे टरबाइन घूमेगा। टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर को, जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अब वो जो स्टीम है वो नीचे एरो दिखाया गया है, उसको भेजा जाएगा कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में उसको ठंडा करके उसका पानी बनाया जाएगा और उस पानी को फिर से बॉयलर में भेज दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आगे हम देखेंगे टरबाइन कैसे काम करता है। तो चलो अब स्टीम टरबाइन की वर्किंग देखेंगे। देखो डायग्राम में आपको स्टीम टरबाइन दिखाई दे रहा है। इसमें एक शाफ्ट है, शाफ्ट मतलब क्या, रॉड होता है। ठीक है, उसको एक व्हील कनेक्टेड है, चाक कनेक्टेड है, और चाक को क्या कनेक्टेड है, ब्लेड कनेक्टेड है। दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लेड। अब हम क्या करेंगे, नोजल द्वारा हाई वेलोसिटी की स्टीम डायग्राम में दिखाई दे रही है आपको। अगर आप उस ब्लेड पे इंसिडेंट करोगे तो ब्लेड उस नोजल के काइनेटिक एनर्जी से, या फिर उस नोजल से जो स्टीम निकल रही है वो हाई स्पीड में होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ब्लेड को दी जाएगी। जैसे ही वो ब्लेड पे इंसिडेंट होगा ब्लेड घूमने लगेंगे। ब्लेड जैसे ही घूमते हैं तो इस स्टीम टरबाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर। तो जनरेटर बेसिकली क्या होता है, मैग्नेट होता है और मैग्नेट के प्रेजेंस में कॉइल रखी जाती है। तो जैसे ही आपने स्टीम के वजह से ब्लेड घुमाए टरबाइन के, तो टरबाइन रोटेट होने लगा। टरबाइन रोटेट हुआ तो व्हील रोटेट हुआ, व्हील रोटेट हुआ तो शाफ्ट रोटेट हुआ। इस वजह से मैग्नेट भी रोटेट हो जाएगा, बिकॉज टरबाइन को क्या कनेक्टेड होता है, मैग्नेट कनेक्टेड होता है। तो मैग्नेट रोटेट होगा और मैग्नेटिक रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और फैराडे क्या बोलता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया जाता है। तो ये वर्किंग होती है स्टीम टरबाइन की। अब आगे देखते हैं हम कि फैराडे का प्रिंसिपल कैसे काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाने पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में देखना हम शुरू करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, वो रॉड जो दिखाई दे रहा है वो टरबाइन का शाफ्ट था। ठीक है, तो ये जैसे ही घूमेगा, साइड में आपको देखो लाइंस दिख रहे हैं, लाइन ऑफ फ्लक्स। तो जैसे ही मैग्नेट घूमेगा ये लाइन ऑफ फ्लक्स चेंज हो जाएंगे। उसके प्रेजेंस में कॉइल रखी हुई है। जैसे ही उस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेट, तो जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा और ये एसी करंट होगा। बिकॉज देखिए ये एसी मोटर हमने देखी है, जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है कॉइल के प्रेजेंस का तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो कि एसी के फॉर्म में होता है। इसको साइनोसाइडल भी कहते हैं। नीचे वेव फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं। तो बेसिकली फैराडे का कहना क्या है, भाई आप मैग्नेट को रोटेट करके मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करोगे तो साइड में जो कॉइल रखी हुई है उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है और मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। तो जो करंट डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज करता है उसको एसी करंट बोलते हैं और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.